नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे इसरो एनआरसी का जो एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि आज 2 मार्च 2024 को उसके पेपर एनालिसिस यानी कि रिव्यू के बारे में बात करेंगे। साथ ही जितने भी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे जो है चीज़ें आपको डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो काफ़ी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में अटेम्प्ट किया है। मेरे मेमोरी बेसिस पे जितने क्वेश्चन थे 46 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएगी और काफ़ी अच्छी क्वेश्चन आए। इस बार पेपर भी काफ़ी अच्छा आया था। तो सारे डिटेल्स इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे पेपर एनालिसिस के बारे में। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिए, काफ़ी क्वेश्चन इसमें जो है रखा गया है। और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चैनल में परिवार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो 2 मार्च को इसका पेपर हुआ है, इसरो एग्ज़ाम जो है एनआरसी 2024 में। और इसका जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया है और उसका जो ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वो कैंडिडेट वीडियो के एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन इसमें ऐड किया हूँ। ठीक है, टोटल आपका 47 क्वेश्चन मेरे मेमोरी बेसिस पे जितनी क्वेश्चन याद था मैंने सारे इंक्लूड किया है। और क्वेश्चन को बताते समय जो भी कोई अगर फॉल्ट वगैरह या गलती वगैरह होता है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता दिया करें। हालांकि मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया है, कुछ क्वेश्चन हो सकता है गलत भी होगा, तो आप इसको रिकवर थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो आपका न्यूमेरिकल था। यहाँ पर देख सकते हो भी बराबर दिया था आपका जो है कितना दिया था 150 वोल्ट दिया था। ठीक है, और रेजिस्टेंस दिया था आपका 300 ओम। तो आपको आई पूछा था। ठीक है, तो आपको पता होगा आई बराबर भी बटा आर होता है। तो आप इसको वैल्यू पुट करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और जो है 15 का 15 15 दूना 30 यानी कि 1/2 को अगर डिवाइड करेंगे तो 0.25 जो है 0.5 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका रेजिस्टेंस को सीधे माप सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को मापने के लिए हम ओम मीटर का यूज़ करेंगे और वैसे आपको पता होगा रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो होता है वो ओम होता है। ठीक है, उसके बाद ओम के नियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे। यहाँ पर जो है इस बार क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो आपका एज ए कथन एंड निष्कर्ष टाइप का पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ओम के नियम से आपको पता होगा आर बराबर क्या होता है भी बटा आई। ठीक है, तो इस नियम के आधार पर आप जो है वहाँ पर ऑप्शन आपको क्लिक करना था। ठीक है, धारिता का ऐसा यूनिट पूछा था। तो धारिता का जो ऐसा यूनिट होता है वो आपका क्या होगा फैराड होता है, क्योंकि आपको पता होगा कैपेसिटर जो होता है 10 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड 1 माइक्रोफैराड, तो ये चीज़ क्या होता है कैपेसिटर का जो है यूनिट होता है। ठीक है, यानी कि धारिता का यानी कि जो है धारिता का ऐसा यूनिट क्या होगा आपका फैराड हो जाएगा। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस का आपको ओम से मापते हैं उसी तरह कैपेसिटर को आपको फैराड से मापा जाता है। ठीक है, उसके बाद यूटीपी में टी का फुल फॉर्म पूछा था। तो आपको अगर पता होगा यूटीपी का फुल फॉर्म तब आप इसको इजीली जो सॉल्व आउट कर सकते हैं। यूटीपी का जो फुल फॉर्म होता है अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर होता है। तो यहाँ पर टी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा ट्विस्ट। ठीक है, तो ये जो आर्मर्स वगैरह केबल वगैरह में होते हैं आपको पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थे 6 नंबर पर देख सकते हो प्राइमरी सेल इनमें से नहीं है। तो इनमें से कौन सा सेल जो है वो प्राइमरी सेल नहीं है। देखिए सेल तो आपका दो तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी सेल जो एक बार इसका चार्ज खत्म होने के बाद दोबारा इसको रिचार्ज नहीं कर सकते हैं उसको प्राइमरी सेल बोलेंगे। और सेकेंडरी सेल वो होता है जिसको आप चार्ज खत्म होता है तो उसको दोबारा भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल का बैटरी हो गया, लेड एसिड सेल हो गया, ये क्या है दोबारा से इसको चार्ज कर सकते हैं जब इसका चार्ज ख़त्म हो जाता है। बाकी जो प्राइमरी सेल है वो ड्राई सेल वगैरह होता है, जिसे रेडियो वगैरह में रहता है और भी घड़ी वगैरह में होता है। तो एक बार इसका चार्ज खत्म होगा तो दूसरी बार जो इसको रिचार्ज नहीं कर सकते। तो इसमें ऑप्शन में था लेड एसिड सेल। ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शन थे। तो लेड एसिड सेल है एक तरह का क्या है सेकेंडरी सेल, इसका चार्ज खत्म होता है तो दोबारा हम इसको चार्ज कर सकते हैं और इसको जो है मोटर वगैरह है गाड़ी वगैरह में यूज होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस निर्भर करता है। तो रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है तो रेजिस्टेंस के देखिए आपको 3-4 ऑप्शन जो है रहता है, जिसमें आपका लंबाई पर है, प्रेशर पर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर है। तो ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं इनके डिपेंड करने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एक सेकेंडरी सेल में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व इसमें पूछा गया। तो क्वेश्चन इस तरह से था कि जैसे आपका अगर सेकेंडरी सेल मान लीजिए आपका लेड एसिड सेल है, ठीक है, तो उसका जो इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट यानी कि सापेक्षिक घनत्व जो होता है वो आपका फुल जब चार्ज होता है तो उसका जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको बोलते हैं
तो जब फुल चार्ज होता है तो उसका जो वैल्यू क्या होता है, जिसको जो आपको जो है इस तरह से एक हाइड्रोमीटर रहता है, इसमें नंबरिंग क्या होता है, उसमें आपका जो है डिजिट लिखा रहता है और इसको बॉल रेसर है तो उसको दबाते हैं तो इसके थ्रू आपका जो है अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, ठीक है, जिसको हाइड्रोमीटर बोला जाता है। तो इसका नंबरिंग होता है जब आपका फुल चार्ज हो जाता है तो 1250 से लेकर 1280 तक होता है तो आपका फुल चार्ज है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, अगर आपका अगर सेल डिस्चार्ज रहता है तो 1180 या इससे कम होता है तो आपका सेल जो डिस्चार्ज में माना जाता है। तो वहाँ पर ऑप्शन इस तरह से दिया था, तो वहाँ पर जो है 2 ऑप्शन दिया था, तो दोनों में से ये कोई भी नहीं होगा क्योंकि इसका अपोजिट उधर लिख दिया था और इसका अपोजिट इधर लिख दिया था, ठीक है। तो दोनों अपोजिट में दिया था इसलिए उसमें आपको उनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन है वो आपको सारे जो है कथन निष्कर्ष टाइप के पूछे गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बात करते हैं, प्राथमिक सेल को पुनराविष्ट नहीं किया जा सकता है, अतः निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल है। यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राथमिक जो प्राइमरी जो सेल होता है उसको दोबारा से रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि चार्ज नहीं किया जा सकता है। तो उनमें से कौन सा सेल है जो कि जो है प्राथमिक सेल यानी कि जो है प्राइमरी सेल है। तो आपका लेक लैंसेज सेल जो है वो आपका प्राइमरी सेल होता है, ठीक है। उसके बाद सिल्वर ऑक्साइड सेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है 1.5 और इसका जो सिल्वर डाइऑक्साइड से बना जाता है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था इनमें से कौन सेकेंडरी सेल है, ठीक है। तो उनमें से बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, तो वोल्टाइक जो सेल है वो आपका सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है 18 नंबर में क्वेश्चन दे सकते हो, कौन सा संबंध ओम्स लॉ के लिए सत्य है। तो ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद कैपेसिटर सामर्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था और इलेक्ट्रोलाइटिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इलेक्ट्रोलाइटिक का यूज आपका जो होता है बैटरी वगैरह में होता है, तो उनमें से 2 ऑप्शन दिया था, आप उनमें से कोई भी ऑप्शन जो है चूज कर सकते हो। जो बैटरी से रिलेटेड या विद्युतीकरण के लिए यूज होता है वो आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दे सकते हो, दिए गए विकल्पों में से ऑटो ट्रांसफार्मर की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन था कि आपको ऑटो ट्रांसफार्मर में नहीं पाया जाता है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसका जो है दोनों जो है वाइंडिंग सेम होता है, यानी कि 1:1 होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा कि एक कुंडली वाइंडिंग होता है, ठीक है। तो इनमें से नहीं विशेषता पूछा था, तो इसका एक विशेषता होता है कि इसमें एक कुंडली वाइंडिंग होता है, यानी कि एक ही वाइंडिंग होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, बट उसमें नहीं ऑप्शन में पूछा था, ठीक है। तो ये आपको अगर पता होगा तो आप सही करके आए होंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल होता है, वर्किंग प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल, तो वो आपका क्या होगा, अन्योन्य प्रेरणा यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर जो है वर्किंग करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशन का प्रयोजन क्या है। तो ट्रांसफार्मर में जो कोर यूज़ किया जाता है, वो लेमिनेशन कोर जो यूज़ होता है वो क्यों किया जाता है। तो लो हानि को कम करने के लिए, यानी कि एडी जो है लो हानि को कम करने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन वो एक पूछा था कि ट्रांसफार्मर में जो है कॉपर लॉस या एडी लॉस किसके कारण होता है। तो हीट के कारण होता है, यानी कि आपको पता होगा H बराबर I² T होता है। तो इसमें हीट के कारण जो है कॉपर लॉस वगैरह या एडी करंट लॉस होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद होगा तो बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। उसके बाद एक ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस लॉस होता है, तो इसका क्या होगा, लो क्रोट के चुंबकन के उत्क्रमण में खपत ऊर्जा के कारण जो होता है आपका ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर में दे सकते हो, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज़ किस में कर सकते हैं। तो इसका जो यूज़ होता है ओनली डीसी वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मूविंग कॉइल जो है इंस्ट्रूमेंट होता है वो डीसी वोल्टेज को ही ओनली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मूविंग आयरन यंत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो ये जो है एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है, प्लस इसकी विद्युत शक्ति खपत कम होती है। तो दोनों ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा कंप्यूटर से रिलेटेड। तो इनमें से इनपुट जो है डिवाइस नहीं है, तो आपका क्या होगा, प्रिंटर। प्रिंटर आपको पता होगा, प्रिंटर दोस्तों आपका एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों एवं डिवाइसों को संचालित एवं
नियंत्रित करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको ओएस कहते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद एक फोटो या पिक्चर दिया था जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना था, तो वो क्या था, वो आपका टैब था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और क्वेश्चन है 30 नंबर में, देख सकते हो। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन इजीली दिखे। ठीक है, हाँ, इसमें जो है GUI का फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, GUI में ओनली जो है यू का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका पूरा फुल फॉर्म की बात करें तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, यानी कि यू से आपका क्या होगा, यूजर होगा। तो जो कैंडिडेट यूजर पे टिक किए वो उसका सही होगा। ठीक है, उसके बाद एक और फुल फॉर्म पूछा था HDD का। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, HDD का फुल फॉर्म क्या होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके बाद लॉजिक गेट से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन। एक लॉजिक गेट क्या है, मतलब पूछा था कि एक लॉजिक गेट है जो इसमें एक या एक से अधिक इनपुट दिया जाता है बट उसका आउटपुट जो है एक ही होता है। ठीक है, तो वो लॉजिक गेट जैसे एक तरह से परिभाषा उन्होंने पूछा था कि एक लॉजिक गेट क्या है, तो ये क्या आंसर होगा, इनमें जो है एक से अधिक इनपुट होता है बट इसका आउटपुट ओनली 1 होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मानते हैं, बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी। ठीक है, मान लीजिए ये एक एंड गेट है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें देखिए इनपुट क्या है, एक से अधिक है ना, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, बट आउटपुट तो इसका एक ही है। और जितने भी आपने गेट देखे होंगे जो है वो सारे इनके इनपुट 1 से 2 हो सकता है बट इसका आउटपुट जो है एक ही होता है। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक गेट का सिंबल पूछा था, इस तरह से सिंबल था और उसको आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा गेट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एंड गेट। और एंड गेट का बूलियन फार्मूला क्या था, y बराबर a इंटू बी। उसके बाद जो है और गेट का बूलियन फार्मूला पूछा था, बूलियन फार्मूला इसका क्या होगा, और गेट का y बराबर a प्लस बी। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पर जो है हाफ एडर से रिलेटेड क्वेश्चन था, एक XOR तथा दूसरा एंड गेट से बना जाता है, यानी कि ऐड किया जाता है, तो उसको उसे कौन सा क्या कहेंगे, कौन सा जो है एडर कहेंगे, तो उसको क्या आंसर होगा, हाफ एडर। ठीक है, और यहीं पर अगर फुल एडर का पूछता है तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा आपका 2 एंड गेट हो जाएगा और आपका एक्स और गेट भी 2 जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें हाफ एडर का पूछा तो इसमें क्या होगा, एक्स और गेट एक यूज़ होता है और एक एंड गेट यूज होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाफ एडर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म से काफ़ी क्वेश्चन था। यूटीपी का फुल फॉर्म पूछा था, यूटीपी में ओनली टी का फुल फॉर्म पूछा था, तो यूटीपी का फुल फॉर्म क्या था, अनशिल्डेड ट्विस्ट पेयर। ठीक है, तो टी का फुल फॉर्म क्या होगा, ट्विस्टेड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए DIN कनेक्टर से रिलेटेड पूछा था कि 5 पिन वाले जो है, 5 पिन वाले जो है आपका DIN कनेक्टर है, तो उसका जो है इनपुट और आउटपुट और ग्राउंडिंग के बारे में आपसे पूछा था। तो इसमें देखिए आपका जो है 5 पिन DIN जो कनेक्टर्स होता है उसमें जो है इनपुट में 2 पिन होता है, P1 और P4 जो है इनपुट होते हैं और P2 जो होता है वो ग्राउंडिंग होता है और P3 और P5 जो आउटपुट होता है। यानी कि कहने का मतलब है इसमें 2 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है बट एक आपका ग्राउंड हो जाता है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट 2 इनपुट 2 आउटपुट और एक ग्राउंड पर क्लिक किए उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए AM यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड आपका परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला भी पूछा था, तो इसका क्या होगा, VM/BC या AM/80। तो इसका राइट आंसर ये होगा VM/BC। वहाँ पर उन्होंने कुछ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कुछ दिया था, उससे रिलेटेड आपसे आंसर यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद FM की बात करो तो FD/M, जहाँ पर FD बराबर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिविटेशन हो जाएगा और BM बराबर होगा मॉड्यूलेशन सिग्नल वोल्टेज और BC बराबर होगा कैरियर सिग्नल वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है PIC का फुल फॉर्म पूछा था, इनमें से ओनली I का फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, तो PIC का फुल फॉर्म क्या होगा, प्रोग्रामेबल इंटरफेस कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पर I का जो फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरफेस। तो जो कैंडिडेट I का इंटरफेस क्लिक किए हैं उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर कौन सा चिप है, तो यहाँ पर बहुत सारे दिया था, सिंगल चिप है, डबल चिप है, क्वाड्रेटिक चिप है। तो आपका सिंगल चिप जिन्होंने मारा है उसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन मुझे डाउट है, अगर किसी को एग्जैक्ट आंसर पता होगा तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर से फुल फॉर्म आया था LVDT का, तो इनमें LVDT में L का पूछा था कि L का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लीनियर हो जाएगा, ठीक है। LVDT के फुल फॉर्म की बात करें तो लीनियर वोल्टेज वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें ओनली L का पूछा था, लीनियर हो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था फाइबर ऑप्टिक संचार में संचालन का माध्यम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। उसके बाद 44 क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर में बिखराव हानि किस कारण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कोर तथा क्लेडिंग में घनत्व बदलाव के कारण। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर की मोटाई पूछा, तो उसका जैसे 2 से 50 तक इस तरह से कुछ ऑप्शन था, तो उनमें से जो है उसका यूनिट में दिया था, माइक्रो में दिया था, मिली में दिया था, MM में दिया था, इस तरह से पूछा था, ठीक है। तो इसका जो है आपका 2 से 50 वाले जो है माइक्रो MM में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया है, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर की मोटाई पूछा जाए तो 8.3 से लेकर 12.5 माइक्रोन होता है, और मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर की मोटाई पूछेगा तो 850 नैनोमीटर से लेकर 1530 नैनोमीटर इसका राइट आंसर होगा। यानी यहाँ पर जो है माइक्रो MM इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद माइक्रो कंट्रोलर स्पीड का यूनिट पूछा था, सॉरी माइक्रो प्रोसेसर स्पीड जो है उसका पूछा था कि क्लॉक स्पीड जो होता है वो किस में मेज़र किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो 46 क्वेश्चन इसमें जो है जितने में मेरी मेमोरी बेसिस पर क्वेश्चन याद था मैंने सारे इसमें इंक्लूड किया है। तो आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। फिर भी कोई डाउट है क्वेश्चन को लेकर या कोई क्वेश्चन मैंने गलती बताया तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन जो है माइंड से उतर जाते हैं एग्ज़ाम के बाद। तो मेरे जितने भी क्वेश्चन याद थे मैंने उसके आधार पर आपको क्वेश्चन बता दिया है। फिर भी कोई डाउट रह जाती है, कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। बाकी मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।